जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को सफ़र सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पे। मैं मनोहर लेकर के उपस्थित हूँ आज दिनांक 9 जनवरी 2026 के डीएनए डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज में। आज हो गया 9 जनवरी 2026, जो यूपीएससी से बीपीएससी के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम के लिए के एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट हिंदी में दिए जाते हैं। डीएनए सेशन ने अपने आप में कुछ दावा करना शुरू किया है, जिसे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए आज बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला न्यूज़ है कि आज का दिन प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब 1915 में महात्मा गांधी 1915 में 1914 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यह दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये कब लौटे थे? 1915 में। 1914 में गए थे तो 1915 में लौटे थे। तो चलिए 2025 की महत्वपूर्ण दिवस एवं उसके थीम देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछने की काफ़ी संभावना रहेगा इस बार की एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं। 9 जनवरी, जैसे कि आपको पता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। लुईस ब्रेल दिवस, ये आपको पता होगा। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस और 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। और इसके थीम क्या था? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। सब कुछ आपके दिमाग में है कि इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के। तो स्वामी विवेकानंद क्या थे? काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, तो सब कुछ आपके दिमाग में है, ऐसा थीम रहा। 15 जनवरी प्रवासी भारतीय सेना दिवस। समर्थ भारत सक्षम सेना, भारत रणभूमि ऐप लॉन्च हुआ। 16 जनवरी लोकपाल दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 24 जनवरी को नहीं है राष्ट्रीय बालिका दिवस, बेहतर भविष्य के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहित करना। इसके थीम था 2025 की। 24 जनवरी को ही मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस। विकास व विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश। 25 जनवरी मतदाता दिवस। वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट दूंगा। 26 जनवरी विश्व कुष्ठ रोग दिवस। एकजुट होना, कार्य करना, कुष्ठ रोग को समाप्त करना अनिवार्य। 30 जनवरी शहीद दिवस और 31 जनवरी राष्ट्रीय महिला आयोग की 33वां स्थापना दिवस। नारी तो नारायणी। तो आइए एक बार और शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। 4 जनवरी लुईस ब्रेल दिवस। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी लोकपाल दिवस। 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस। 25 जनवरी मतदाता दिवस। 26 जनवरी कुष्ठ रोग दिवस। 30 जनवरी शहीद दिवस और 31 जनवरी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस। इसमें महत्वपूर्ण कौन कौन हो जाएगा? तो एक बार फिर से हम महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ये लुईस ब्रेल दिवस महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय दिवस, विश्व हिंदी दिवस भी, राष्ट्रीय युवा दिवस भी, भारतीय थल सेना दिवस भी, उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और शहीद दिवस 30 जनवरी। इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ है न्यूज़ नंबर 2। पटना हाई कोर्ट से ही आया है। लगातार डीएनए की सीरीज में हम कई दिनों से पटना हाई कोर्ट की बारे में पढ़ते और देखते आ रहे हैं। तो ये डबल हो गया, चलिए यहाँ पे। तो आज क्या हुआ? पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? जस्टिस संगम कुमार साहू। तो आज का न्यूज़ क्या था?
कि जजों की संख्या 37 बढ़कर हो गई है, फिर भी 16 पद खाली है। पटना हाई कोर्ट के दो वकील न्यायाधीश नियुक्त हुए, चीफ जस्टिस ने शपथ दिलाई। पटना हाई कोर्ट के दो वकील रितेश और वकील प्रवीण कुमार ने गुरुवार को न्यायाधीश पद पर शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू ने शताब्दी भवन में दोनों नवनियुक्त न्यायाधीशों की शपथ दिलाई है। तो इस प्रकार से आप इस न्यूज़ को कवर कर रहे हैं। तो कौन कौन दो नए जज बने हैं, उन दो जजों का नाम याद रखना जरूरी हो जाएगा। रितेश कुमार ये मुख्य न्यायाधीश हो गए, ये मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संगम, और दूसरा जो बने हैं वो है प्रवीण कुमार, नितेश और प्रवीण कुमार। आइए, इस सीरीज़ में हमने लगातार आपको बैक टू बैक पढ़ाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 2 जनवरी का न्यूज़ है कि संगम कुमार ने शपथ लिए थे, जिसमें हमने आपको हाई कोर्ट के सारे आर्टिकल पढ़ाए हैं। उसके बाद उच्च न्यायालय भी पढ़ाए हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये 8 जनवरी के है। कल के अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के 8 जनवरी के DNA के सेशन को अटेंड करेंगे, जहाँ पे आपको ये सभी मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला है न्यूज़ नंबर 3। खेलो इंडिया बीच गेम में बिहार ने जीता ब्रॉन्ज। खेलो इंडिया बीच गेम में बिहार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम बिहार की टीम ने, अब यहाँ पे खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ, खेलो इंडिया बीच गेम, तो आंसर होगा दमन एवं दीव वाला दीव में। बिहार की टीम ने पेचक सिलाट के रेगू इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बिहार की टीम कौन सी मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। टीम ने बिहार के 3 खिलाड़ी कुमारी रिया, गीता और मिताली थी। क्वार्टर फाइनल में बिहार की टीम तमिलनाडु को हराया और सेमीफाइनल में ओडिशा से हार गई। तो इसका विजेता कौन रहा, ओडिशा, और बिहार ने किसको हराया, तमिलनाडु को, जीता ब्रॉन्ज मेडल। और खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ, दीव में। अगला देखते हैं कि नेशनल स्कूल गेम बिहार के समर्थ कुमार ने जीता रजत। तो नेशनल स्कूल गेम कहाँ हुआ, तो 66वीं नेशनल स्कूल गेम, 69वीं नेशनल स्कूल गेम कहाँ हुआ, ये हुआ रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में बिहार के तीरंदाज समर्थ कुमार ने स्पर्धा में 60 मीटर राउंड में 350 अंक में से 330 अंक करके दूसरे स्थान पे आया। तो बिहार के लाला कौन, समर्थ कुमार कौन सी रैंक लाया, सेकेंड। और किस खेल से संबंधित है, तीरंदाजी। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय विद्यालय खेल बिहार में कबड्डी टीम को रजत। तो ये राष्ट्रीय विद्यालय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, छत्तीसगढ़ में। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालय खेल कबड्डी में बालक टीम में रजत पदक जीता। फाइनल में पहुंची बिहार की टीम छत्तीसगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीत चुका है। तीसरे स्थान पर हरियाणा की टीम। अच्छा, बिहार इसमें कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता है। किसमें, कबड्डी में किसको हराया, तो छत्तीसगढ़ को ही हरा दिया। और 3rd नंबर पे कौन रहा, तो हरियाणा। तो आइए एक बार हम इसे रिवीजन कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया बीच गेम कहाँ हुआ, तो दीव में। बिहार कौन सा मेडल जीता है, तो ब्रॉन्ज मेडल। किसको हरा करके, प्रथम स्थान पे कौन आया, तो ओडिशा। और किसको हरा करके, तमिलनाडु को। नेशनल स्कूल गेम
कहाँ आयोजन हुआ? रांची में। समर्थ कुमार ने सेकेंड रैंक लाया है और जीता किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से। राष्ट्रीय विद्यालय खेल कहाँ आयोजन हुआ? छत्तीसगढ़ में। स्वर्ण पदक जीता है बिहार ने, किस में? कबड्डी में। सेकेंड स्थान पे कौन आया? तो छत्तीसगढ़ ही आया है और थर्ड स्थान पे हरियाणा। तो चलिए खेल से जुड़े बिहार के महत्वपूर्ण 2024-25 में हुए महत्वपूर्ण खेल के भी हम जानकारी ले लेते हैं। चलिए आइए। मधुबनी के मुन्नी कामत को कहानी संग्रह चुक्का के लिए साहित्य अकादमी लग गया। इसे आप देख लेंगे, ये मुझे पीपीटी बनाते समय थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसे आप खुद से पढ़ लेंगे। ये साहित्य अकादमी से संबंधित चीज़ें लग गया है, साहित्य अकादमी। इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला चौथा न्यूज़ है आधार सेवा की जानकारी देने के लिए शुभंकर उदय लंच। ये क्या शुभंकर क्या है? उदय क्या करेगा? आधार सेवा की जानकारी देगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने गुरुवार को आधार का शुभंकर प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है। क्या है वो? उदय, जो लोगों को आधार सेवा की सरल जानकारी देने के लिए सुलभ संचालन माध्यम है। उदय नामक यह शुभंकर आधार से संबंधित जानकारी अधिक सहज और सुलभ बनाने में सहायक होगा। शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता में केरल के त्रिशूल के अरुण गोकुल प्रथम विजेता रहे, जबकि महाराष्ट्र के पुणे के इदरीस दवाईवाला ने द्वितीय पुरस्कार, गाजीपुर के उत्तर प्रदेश कृष्णा शर्मा ने तीसरा पुरस्कार जीता है शुभंकर के डिजाइन में। तो इसमें प्रथम पुरस्कार कौन जीता है? इसमें प्रथम विजेता रहा है त्रिशूल अरुण कुमार, त्रिशूल के अरुण कुमार, केरल के अरुण कुमार कहाँ के रहने वाले हैं? केरल के। तो इसी ने बनाया होगा ये उदय। भोपाल के रिया जैन ने शुभंकर नामक प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता है, जबकि पुणे के दवाईवाला दूसरे और हैदराबाद के महाराज। चलिए उदय लंच हो गया है, ये इतना ही आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला और पांचवा न्यूज क्या कहता है कि राज्यसभा के उपसभापति क्यों नहीं कर सकते सभापति के कार्य। इसे डिफाइन किया है, ये सुप्रीम कोर्ट का सवाल है। तो आइए हम इससे पहले डिटेल में पढ़ते हैं, फिर हम आगे राज्यसभा भी पढ़ेंगे। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की ओर स्वयं कार्य करने को हवाला महाभियोग मामले में जांच समिति को चुनौती देने वाली जस्टिस वर्मा की याचिका पर बहस पूरी। तो कदाचार के आरोप में महाभियोग प्रक्रिया का सामना कर रही इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संगम, जैसे कि आपको पता है कि जस्टिस संगम के आवास पे आगलगी की घटना होने के बाद वहाँ से काफ़ी नोट बरामद हुए थे। इस प्रकार इसीलिए उन पे क्या चल रहा है? महाभियोग की प्रक्रिया। समिति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कर सकते हैं तो राज्यसभा के उपसभापति सभापति का कार्य क्यों नहीं कर सकते, है ना। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। कोर्ट ने टिप्पणी पर तब जस्टिस वर्मा के वकील दलील दे रहे हैं कि राज्यसभा के ये कोर्ट ने सवाल किया, कोर्ट ने क्या सवाल किया ये पहले इसको देखते हैं कि जब राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति, तो उसी प्रकार से राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति क्यों कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दलील दे रहे हैं कौन? जस्टिस वर्मा के वकील। तो आइए दलील को पढ़ते हैं
कि राज्यसभा के उपसभापति के पास प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति को ही किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करने का अधिकार है। देखिए आप इस यहाँ से ध्यान देंगे, कहाँ से, यहाँ से। राज्यसभा के उपसभापति के पास प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को ही किसी न्यायालय के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार है। ये दलील देते हुए बता रहे हैं कौन वकील जी ने, जस्टिस दीपंकर दत्ता और एस.सी. शर्मा के पीठ ने गुरुवार को जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली। इसके अलावा जस्टिस वर्मा ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका भी लगा, क्योंकि शीर्ष अदालत ने जांच समिति के समक्ष जवाब देने के लिए 12 जनवरी की तारीख बढ़ाने का और उसकी ओर से किया गया अनुरोध नहीं माना। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत को दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। तब 14 मार्च की रात उनके दिल्ली आवास से आग लग गई थी। आग के बुझाने में अग्निशमन दल के आवास पर स्टोर रूम में, हाँ ये तो घटना आप जान गए हैं कि ये स्टोर रूम से क्या हुआ था, नोटों की बंडल प्राप्त हुई थी। चलिए, जस्टिस वर्मा ने वकीलों को दिया अनुच्छेद 91 के प्रावधानों का हवाला। तो आइए देखते हैं। गुरुवार को जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहत्यागी और सिद्धार्थ लूथरा ने बहस की। रोहतागी और लूथरा के दलीलें थी कि राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है। यहाँ देखेंगे कि राज्यसभा के उपसभापति को राज्यसभा सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव खारिज करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में संविधान के अनुच्छेद 91 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, जो राज्यसभा के उपसभापति को सभापति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों के निर्वहन करने की अनुमति देता है। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि अनुच्छेद 91 क्या करता है कि राज्यसभा के उपसभापति को सभापति के अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों को निर्वहन करने की अनुमति देता है। आर्टिकल 91। उनका कहना है कि न्यायाधीश जांच अधिनियम जो अधिकार सभापति को दिए गए हैं वो उपसभापति इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ, अलग से जो न्यायाधीश अधिनियम में बना करके जो अधिकार दिया गया है सभापति को, उसका इस्तेमाल उपसभापति नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार आर्टिकल 91 के तहत नहीं आएंगे। चलिए, उन्होंने कहा कि जब तक नए सभापति का चुनाव होता है तब तक मामले में इंतजार किया जाना चाहिए। ध्यातव्य है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके पीछे उनके इस्तीफे देने के बाद उपसभापति हरिवंश ने राज्यसभा सदस्यों द्वारा जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए महाभियोग कार्यवाही शुरू करने का दिया गया प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। हालांकि लोकसभा सदस्यों द्वारा दिया गया प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया और यह एक जांच समिति का भी गठन कर दिया। तो चलिए, अब हम इसी के सहारे हम पूरे देख लेते हैं क्या, राज्यसभा। तो आइए देखते हैं भारतीय संसद। तो संसद के कितने अंग हैं? तो भैया तो संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो भारत के संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना है। ये अनुच्छेद 79 कहता है। तो अब हम पढ़ेंगे, राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं तो राज्यसभा के बारे में, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के अधिक से अधिक संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की संरचना किसके अनुसार? 80 के अनुसार। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से होता है। चलिए,
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। भारत में राज्यसभा सदस्यों के चुनाव एकल संसदीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। इस प्रणाली में प्रत्येक राज्य को राज्यसभा सीटों का निश्चित कोटा प्राप्त होता है। राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा सीटों के लिए चुनाव किया जाता है। इनमें राज्य के विधायक ही मतदाता होते हैं। मतदाता सूची में खड़े सभी प्रत्याशियों को अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम देना होता है। जीतने के लिए किसी भी प्रत्याशी के मतों का एक कोटा प्राप्त करना पड़ता है, जो निम्नलिखित सूत्र के आधार पर निकाला जाता है। कोटा क्या है? तो कुल मतदाता और कुल विजयी उम्मीदवार +1 बट्टे +1 और +1। उदाहरण की अगर बात करें तो अगर 2 से विधायक है तो 2 से और 4 सदस्य चुनने हैं तो 2 से बट्टे 4 और +1, इसका विजयी के लिए क्या रहेगा? 41 मत वोटों की जरूरत पड़ेगी। आइए, जब मतगणना होती है तब उम्मीदवारों को प्राप्त प्रथम वरीयता वोट गिना जाता है। प्रथम वरीयता वोट की गणना के बाद यदि प्रत्याशी के वांछित वोटों को कोटा प्राप्त नहीं होता है तो पुनः मतगणना की जाती है। मतलब अगर 41 जरूरी है तो 41 वोट किसी को प्राप्त नहीं हुआ तो जो सबसे कम वोट जिस उम्मीदवार को मिला है उसको कैंसिल करके फिर उस वोट को बचे हुए सभी मती उम्मीदवार में बांट दिए जाएंगे और फिर से पुनः मतगणना होगी। ऐसी प्रत्याशी को मतगणना से निकाल दिया जाता है। जिसे प्रथम वरीयता वाले सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उसे वोटों को अन्य प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है। ऐसा करने पे मत पत्र पर अंकित द्वितीय वरीयता वाले प्रत्याशी को वह मत हस्तांतरित हो जाता है। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रहता है जब तक वांछित संख्या के बराबर प्रत्याशी को विजय घोषित नहीं कर दिया जाता। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, राज्य, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान का अनुभव है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में कहता है? आर्टिकल 83, आर्टिकल 83 में। तो हमने देखा क्या आर्टिकल 79 क्या कहता है कि एक संघीय संसद किससे मिलकर बना है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। अनुच्छेद 80 कहता है कि 250 से अधिक नहीं हो सकता है और अनुच्छेद 83 कहता है कि ये कभी भंग नहीं होगा और 2/3 प्रत्येक साल बदले जाएंगे। चलिए, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति। अनुच्छेद 89। राज्यसभा के उपसभापति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। जब उपसभापति का पद रिक्त होता है तब राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और पद से हटाया जाना अनुच्छेद 90 में है। तो उपसभापति अपने राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। सभापति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा भी वो अपना पद त्याग सकेगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, परंतु इस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पहले राज्यसभा की उपसभापति को देना पड़ेगा। राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने, ऐसे कौन कौन राज्यसभा सदस्य हुए? तो इंदिरा गांधी भी बने थी, HD देवेगौड़ा, IK गुजराल और मनमोहन सिंह भी 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री राज्यसभा से ही रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ते हैं। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ये अनुच्छेद 92 में कहता है।
मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। वो मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आइए, अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित करती है कि किसी राज्य में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो वह बार बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। संसद भवन, यह एक वृत्ताकार, ये तो पुराना संसद भवन का था। चलिए, ये गिना रहा है कि आपको कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कहाँ से कितना है। सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश से, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु से। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, चौथे नंबर पे बिहार। बिहार से राज्यसभा सदस्य कितने हैं? 16। और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से कितना? 31। तो हम याद रखेंगे क्रम क्या? तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 31। 2 नंबर पे है महाराष्ट्र से कितने हैं? 19। 3 नंबर पे है तमिलनाडु से कितने हैं? 18। और चौथे नंबर पे आता है बिहार से कितने हैं? 16। तो इतना हम याद रखेंगे। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति श्री SV कृष्णमूर्ति राव थे। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? कृष्णमूर्ति राव। धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 109 के 1 कहता है कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का ही समय मिलता है। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को न स्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई अस्वीकार कर सकती है और न ही इसमें कोई संशोधन कर सकती है। मतलब ये पूरा कह रहा है 109 के 1 कि धन विधेयक में राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है और राज्यसभा के एक सत्र का अंतिम बैठक तथा अगले सत्र के प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया और पहली बैठक 13 मई 1952 को की गई थी। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन एवं दीव एवं लक्षद्वीप से कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो प्रथम गठन कब किया था? 3 अप्रैल 1952 को। प्रथम बैठक 13 मई 1952 को। तो चलिए, राज्यसभा से के उपसभापति से जुड़े पद से विवाद भी हमने देखा। उसके साथ साथ पूरे राज्यसभा पॉलिटी को रिवीजन भी किया। तो अब हम इसके साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ नंबर 6, पर्यावरणविद व पश्चिमी घाट संरक्षण के पुरोधा माधव गाडगिल नहीं रहे। तो माधव गाडगिल कौन है? तो पर्यावरणविद है और पश्चिमी घाट के संरक्षण किए थे। गाडगिल बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक थे। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल को गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट संरक्षण के पुरोधा प्रख्यात पर्यावरणविद माधव गाडगिल ने बुधवार देर रात पुणे में अस्पताल में उनका निधन हो गया। उन्हें भारत की परिस्थिति अनुसंधान संरक्षण नीति के आकार देने में अग्रणी भूमिका निभाई। गाडगिल बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र के संस्थापक और पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र के विशेष पैनल के अध्यक्ष रह चुके हैं। पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेष पैनल में गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है।
पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विषयक पैनल को गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता केंद्र पश्चिमी घाट पर उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए गाडगिल को वार्षिक चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया, जो संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च सम्मान है। तो इन्हें पुरस्कार से भी नवाजा गया है 2024 में। किससे? संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक जैव विविधता केंद्र पश्चिमी घाट पर उनके महत्वपूर्ण कार्य के लिए गाडगिल को किस अवार्ड से नवाजा गया? वार्षिक चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से। उन्होंने भारत के परिस्थिति रूप से नाजुक पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर जनसंख्या दबाव, जलवायु परिवर्तन और विकास गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए सरकार द्वारा गठित पश्चिमी घाट परिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल की अध्यक्षता की। 24 मई 1942 को पुणे में जन्मे गाडगिल एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक परिवार से थे। चलिए अब उनके बारे में डिटेल जानकारी आ गया। तो इसी के साथ साथ हम क्या देखते हैं कि 2024-25 में हुए प्रमुख निधन, क्योंकि प्रमुख निधन से सवाल आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना बन जाता है। तो रामदास मिश्र हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार और पद्मश्री मिला था 2025 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान से भी सम्मानित किए गए थे। रामदरस मिश्र। धर्मेंद्र बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता थे धर्मेंद्र, है ना। असरानी बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता। सतीश शाह बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता। बॉलीवुड के अभिनेता का निधन अभी ही होना था क्या जी? चलिए, तो बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे धर्मेंद्र, असरानी और सतीश शाह। जुरबिन गर्ग असम के महान गायक एवं संगीतकार। और रवि नाइक गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। मेघनाथ देसाई प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रहे, पद्म भूषण भी मिला है 2008 में। एस गणेशन मणिपुर एवं नागालैंड के पूर्व राज्यपाल। अच्युत पवार बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता रहे। शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री। सत्यपाल मलिक बिहार, गोवा, मेघालय, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। फौजा सिंह विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक। जेम्स वाटसन डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता। अच्छा, इनका निधन अभी हुआ है। जेम्स वाटसन डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना के सह खोजकर्ता। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन ने। गिरिजा व्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष। मनोज कुमार अभिनेता और फिल्म निर्माता। भरत कुमार की उपाधि 2015 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित। एम.आर. श्रीनिवासन परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष। कुमुदनी लाखिया प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। पोप फ्रांसिस रोमन कैथोलिक साम्राज्य के शीर्ष धर्म गुरु थे। विजय रूपानी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। चाचा शायद इनकी देहांत वायु दुर्घटना में, हाँ, एयरक्राफ्ट दुर्घटना में हुआ था, एयरक्राफ्ट वाले में। बाबा शिवानंद आध्यात्मिक गुरु, जिसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 128 वर्ष की आयु में बनारस में निधन हो गया। जाकिर हुसैन विख्यात तबला वादक रहे। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कौन नहीं जानता। निधन हुआ 25 दिसंबर 2024 को 92 वर्ष में। जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के रहने वाले थे। ये 2004 से 2014 तक भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे और 1991 से 96 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे। 1998 से 2004 के बीच राज्यसभा के विपक्ष के नेता रहे और 1987 में उन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक रह चुके हैं, इसरो के अध्यक्ष भी। विवेक देवराय प्रधानमंत्री का आर्थिक
सलाहकार परिषद के अध्यक्ष शारदा सिन्हा, तो ये बिहार की लोक गायिका, बिहार के कोकिला के नाम से जाना जाता है। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में, पद्म विभूषण 2025 में दिया गया। रतन टाटा, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन, और गोदावरी दत्त मिथिला पेंटिंग से संबंधित रही। और सुशील कुमार मोदी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और 1990 में पटना कुम्हार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए। 2020 में राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए और मरणोपरांत उन्हें 2025 में पद्म भूषण भी दिया गया। तो इस प्रकार से हम छठे न्यूज को कंप्लीट कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे 7वां न्यूज की तरफ। 7वां न्यूज जो है ये इकोनॉमिक्स के कोर कॉन्सेप्ट से संबंधित है। इसमें हम कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे भी देखने की प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 2026 में 6.6% रहेगी भारत की जीडीपी। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, फिर देखेंगे कि जीडीपी क्या है। तो न्यूज़ क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र और यूएन ने 2026 के दौरान भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि भू राजनीतिक तनाव और नीतिगत अनिश्चितता के से वैश्विक वृद्धि दर घटकर 2.7% रहने की उम्मीद है। यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मजबूत मांग भारत पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी के असर को कुछ कम कर सकती है। मतलब यूएन क्या कह रहा है कि 2026 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहेगा, 6.6%, ये अनुमान लगा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर का अनुमान पहले कितना दिया था, 7.4, अब उससे कम कर दिया है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के मुताबिक आईएमएफ भारत को एकमात्र सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के तौर पर देखता है। उसने 2025-26 में 6% से ज़्यादा वृद्धि का अनुमान लगाया था। यूएन ने अपनी विश्व आर्थिक स्थिति की संभावनाएं 2026 रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की महामारी से पहले के समय की तुलना में लंबे समय तक धीमी वृद्धि का खतरा है, क्योंकि मौजूदा वृद्धि दर बड़े पैमाने पर विकास संबंधी लाभ देने में नाकाम रही है, जिससे कई देश, समुदाय और परिवार पीछे रह गए हैं। भू राजनीतिक तनाव, नीतिगत अनिश्चितता और राजकोषीय चुनौतियों ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को धुंधला कर दिया है। 2026 में वैश्विक वृद्धि नंबर पड़ने की उम्मीद है। तो चलिए, तो इस बात को हम याद रखेंगे कि यूएन के अनुसार भारत की जीडीपी विकास कितना करेगा, 6.6 से कब, 2026 में। तो आइए इससे जुड़े हम कुछ तथ्य को जानें। तो 2024-25 की जीडीपी ग्रोथ क्या रहा, 6.5, और जबकि 2025-26 के ये अनुमानित है कितना, 7.4। 2024-25 की कितना रहा, 6.5। ये अनुमानित क्यों है, क्योंकि जब आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा 2025-26 की, उसमें ये डिसाइड होगा कि कितना रहा, और इसका आर्थिक सर्वेक्षण तो 2024-25 का पेश हो चुका है। तो इस दो फैक्ट को आप याद रखेंगे। 2024-25 का कितना रहा, 2024-25 का 6.5, 2025-26 का उम्मीद कितना है, 7.4, ये उम्मीद है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, एक वर्ष में किसी देश के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तु एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। अगर हम इसको भारत माने, भारत देश, तो भारत के अंदर, सीमा के अंदर एक वर्ष में जो भी वस्तु एवं सेवा तैयार होता है उसके कुल अंतिम मौद्रिक मूल्य को हम क्या बोलेंगे, जीडीपी। आइए, जीडीपी की गणना करने की 3 तरीका है। कौन कौन, व्यय, उत्पाद और आय विधि। यह किसी देश की अर्थव्यवस्था विकास का अनुमान लगाने के लिए एक आर्थिक स्नैपशॉट प्रदान करता है। जीडीपी किसी देश के समग्र जीवन स्तर या कल्याण की सटीक माप नहीं है। जीडीपी में
उपयोग की गई वस्तुएं एवं सेवाएं में सी प्लस GII से निवेश और जी से सरकारी व्यय, एक्स से निर्यात और माइनस एम। जीडीपी की गणना हम कैसे करेंगे तो यहाँ देखेंगे, अभी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पहले सी, तो सी क्या है कि उपयोग की गई वस्तु और सेवाएं, आई निवेश इन्वेस्ट, जी गवर्नमेंट व्यय, एक्स निर्यात और माइनस आयात, निर्यात माइनस आयात, ये कॉस्ट में रहेगा। तो CIG एक्स माइनस एम, इससे हम जीडीपी की गणना करेंगे। चलिए यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हैं, नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। मौजूदा कीमतों पर जीडीपी, इनमें मुद्रास्फीति बढ़ती कीमतें शामिल होती है। इसे उत्पादन के विभिन्न तिमाही से तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है? मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी की तुलना में किसी अर्थव्यवस्था का उत्पादन का अधिक सटीक प्रतिनिधित्व करता है। 2 या अधिक वर्षों की जीडीपी की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है। जीडीपी मूल्य अपस्फीति कारक और उपयोग करने की गणना होती है। और रियल जीडीपी बराबर क्या होता है? नॉमिनल जीडीपी और प्लस जीडीपी भागा जीडीपी अपस्फीति। जीडीपी मूल्य अपस्फीति क्या है? तो नॉमिनल जीडीपी भागा रियल जीडीपी और बटे 100। आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। कि एक ऐसे देश पर विचार करें जो केवल ब्रेड का उत्पादन करता है। तो 2021 में अगर हम माने तो 10 रुपये प्रति के कीमत से 100 यूनिट किया तो जीडीपी कितना हो गया? 1000। 2022 में 15 रुपये प्रति यूनिट की दर से 110 यूनिट किया तो 1650 रुपये हो गए। 2022 के लिए अगर आधार वर्ष हम 21 को माने तो रियल जीडीपी क्या रहा? रियल जीडीपी रहा 110 पे कितना बना? 10 रुपये बढ़ा, 110 पे 10 तो 1100 रुपये रहा। जबकि जीडीपी डिफ्लेक्टर क्या होगा? 1665 और भागा 1100 मतलब 150% हो जाएगा। आइए जीडीपी, इसमें हम देखेंगे जीडीपी, जीएनपी और जीएनआई में अंतर क्या होता है। किसी देश की भौतिक सीमाओं के भीतर आर्थिक गतिविधियों को मापता है जीडीपी। और उत्पाद देशी या विदेशी स्वामित्व वाली संस्थाएं हो सकती है। उत्पाद में कोई भी संस्था हो सकता है, मतलब कोई विदेशी संस्था भी हमारे यहाँ आकर के वो उत्पादन करती है तो वो जीडीपी में काउंट होगी। जीएनपी किसी देश के मूल निवासी लोगों के समग्र उत्पादन को मापता है। इसमें विदेश में स्थित मूल निवासियों द्वारा निर्मित शामिल है, लेकिन विदेशी स्वामित्व वाले घरेलू निर्माता शामिल नहीं हैं। तो जीएनपी को हम कैसे समझेंगे? आइए देखते हैं कि अगर ये हमारा देश है भारत, तो जीडीपी में इसके अंदर में भी अगर मान लीजिए कि ये सैमसंग कंपनी है, सैमसंग विदेशी कंपनी ये अगर उत्पादन करती है भारत में तो ये जीडीपी में काउंट होगा, लेकिन जीएनपी में काउंट नहीं होगा। और जीएनपी में क्या काउंट होगा? तो हमारा कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा कंपनी अमेरिका में कोई उत्पादन करती है तो वो हमारे जीएनपी में काउंट होगा, किंतु जीडीपी में काउंट नहीं होगा। और सैमसंग हमारे देश में उत्पादन करती है तो ये जीडीपी में काउंट होगा, किंतु जीएनपी में काउंट नहीं होगा। चलिए, और जीएनआई क्या होता है?
तो किसी देश के नागरिक द्वारा अर्जित सभी आय का योग घरेलू प्लस विदेशी, घरेलू आय अप्रत्यक्ष व्यापार कर मूल्यह्रास प्लस शुद्ध विदेशी कारक आय। चलिए अब अगर हम फार्मूला की बात करें तो जीडीपी में डी का मतलब होता है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। तो जीडीपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन को हटाएं तो एनडीपी प्राप्त होता है। जीडीपी में से नेट प्राप्त होता है। और अगर जीडीपी में हम एनएफआईए जोड़ते हैं तो जीएनपी प्राप्त हो जाता है। और जीएनपी में से हम डिफ्लेक्टर को हटाते हैं तो एनएनपी प्राप्त होता है। और एनएनपी में डिफ्लेक्टर जोड़ते हैं, देखिए अब यहाँ पे फिर से ध्यान से समझिए, डीएनपी का मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम इसको फाइनली लिखें, इसको मिटा देते हैं जी, इसको थोड़ा मोटा करते हैं पेन को। जीडीपी बराबर जीडीपी बराबर क्या होगा, तो एनडीपी प्लस डिफ्लेक्टर मतलब मूल्यह्रास को अगर हम इसमें किस में जोड़ते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं तो हमको कुल घरेलू उत्पाद मिल जाता है, ग्रॉस। अगर हम इसमें और एनडीपी में से हम विदेशी को हटा देते हैं तो मुझे नेट प्राप्त हो जाता है, क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अगर हम डी जोड़ देते हैं मूल्यह्रास को तो हमको जीएनपी प्राप्त हो जाता है। चलिए इस प्रकार से हमने जीडीपी को देखा। अब बढ़ते हैं अगला न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ था न्यूज़ नंबर 8 कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अलग हुआ अमेरिका। आजकल ट्रम्प चाचा कुछ सनके हुए मूड में है ना, साफ साफ समझिए कि पागल ही हो गए हैं। तो आइए हम इसमें न्यूज़ देखते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समेत 60 से अधिक संगठनों से अलग होने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकलने का फैसला कर दिया। इसमें संयुक्त राष्ट्र से जुड़े निकायों के साथ साथ भारत एवं फ्रांस के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भी शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नेतृत्व कौन कर रहा है, भारत एवं फ्रांस। ट्रंप प्रशासन ने इन संस्थाओं को अमेरिकी हितों के लिए अनावश्यक और विरोधी करार दिया है। ट्रंप ने बुधवार को संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों को विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन और संधियों को हटाने संबंधी एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के लिए 66 यूएन और गैर यूएन संगठनों का सदस्य बनाए रखना, उनमें भागीदारी करना या उनके लिए किसी भी प्रकार का समर्थन देना देश के हितों के खिलाफ है। व्हाइट हाउस में जारी फैक्ट के अनुसार जिन संगठनों से अमेरिका ने हटा है उनमें 31 संयुक्त राष्ट्र संस्थाएं हैं और 35 गैर यूएन संगठन हैं। कुल कितने में से हटे हैं, चाचा ने 66 में से, जिसमें 31 यूएन की संस्था है और 35 नॉन यूएन माने संस्था है। इन पर अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि और संप्रभुता के विपरीत काम करने के लिए आरोप लगाया गया है। यूएन प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें अमेरिका की ओर से संगठनों की सूची मिल गई है जिसके बाद में दी जाएगी। ज्ञात हो कि ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में। इसके माध्यम से हम इसको देखते चलेंगे। भारत की मंशा भविष्य में इसे तेल उत्पादन देशों के संगठन ओपेक की
तरह स्थापित करने की है। अमेरिका के साथ कई मुद्दों पर संवेदनशीलता को देखते हुए भारत की ओर से गुरुवार को इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ऐसी चर्चा है कि ISA से अमेरिका का अलग होने का सीधा असर भारत पर होने की संभावना है। भारत न तो अमेरिका का कोई अतिरिक्त मौका देना चाहता है और न ही जवाब में झुकता दिखना चाहता है। भारतीय एक बहुत बड़ी आबादी भी अमेरिका में है। तो चलिए अब इसमें देखते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने ISA से बाहर निकल जाने से इस संगठन का सामान्य संचालन पर असर नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका जैसे बड़े देश अलग होने से फंड जुटाने के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। मतलब कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि फंड जुटाने में समस्या हो सकती है। अमेरिकी ISA का सक्रिय सदस्य रहा है। अमेरिका ने ISA ने वर्ष 2030 तक दुनिया भर में 1.95 लाख मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का लक्ष्य रखा है। इसने विकसित और गरीब देशों को सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रौद्योगिकी लगाने में मदद शुरू की है। ISA का लक्ष्य है कि 1000 अरब डॉलर की फंडिंग जुटाना है। ISA अधिकारियों ने कहा कि उनका संगठन पहले से ही इस तरह काम करता रहेगा। थोड़े समय में ही ISA ने 121 से ज़्यादा सदस्य हो गए। भारत ने वर्ष 2023 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से स्वच्छ ईंधन के क्षेत्र में एक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन बनाया। अमेरिका इसका भी सदस्य है। तो चलिए आपने ये डिटेल को देख लिया कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस से बाहर कौन हुआ है। तो ट्रंप हुआ है अमेरिका लेकर के, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का? भारत और फ्रांस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम में। आइए हम कुछ इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डिटेल भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन 2015 में पेरिस में हुआ। भारत फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के 21वें सम्मेलन COP21 में किया गया। यह भारत का मुख्यालय वाला एक पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन बन गया। ये 21वें सम्मेलन में COP21 में हुआ। इस समय 125 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देश है जो मिलकर विश्व भर में स्वच्छ, किफ़ायती और विश्वसनीय सौर ऊर्जा में पहुंच बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अमेरिका का हटने के बाद कितने कंट्री हो गए? 124। आइए मुख्य मिशन क्या है? तो ISA का उद्देश्य सौर ऊर्जा को वैश्विक सतत ऊर्जा भविष्य को और संक्रमण में मुख्य चालक के रूप में बढ़ावा देकर वैश्विक ऊर्जा पहुंच और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना। रणनीतिक स्तंभ, इसका उद्देश्य 2030 तक $1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेशों को आकर्षित करना है और यह सदस्य देशों को नवाचार क्षमता और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करता है। यह एक स्थानीय सहयोग और भागीदारी के माध्यम से विशेष तौर पे डिजाइन की गई कई पहलों को लागू करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी और रोडमैप की बात करें तो यह नवीन सौर तकनीकों के संचालन और उपयोग को व्यवहारिक नीतियों और ज्ञान स्रोतों के माध्यम से बढ़ावा देता है। ISA का उद्देश्य स्वच्छ, विश्वसनीय और किफ़ायती ऊर्जा प्रदान करके समुदायों के जीवन को बदलना, सतत विकास को बढ़ावा देना और वैश्विक स्तर पर जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो चलिए बैक टू बैक हमने महत्वपूर्ण न्यूज़ को इस प्रकार से देखा। तो आज का ये लास्ट न्यूज़ था। अब हम आगे बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। जैसे कि आपको पता है कि जो हमने आज पढ़ा है कल उससे 5 MCQ बनेंगे और परसों उससे के MCQ के डिटेल आंसर और डिटेल हम उस पर चर्चा भी करते हैं। तो इसी प्रकार से आज का प्रश्न है कि संस्कारशाला वैल्यू एडेड एजुकेशन कार्यशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? दूसरा प्रश्न है कि सोमनाथ पर महमूद गजनी का कौन सा आक्रमण था? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का लक्ष्य कब तक है? और पाँचवा और लास्ट आज का क्वेश्चन है कि UN द्वारा ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? कल के प्रश्नों को देखते हैं।
और उनके सही जवाब को भी ढूंढेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 10 बच्चों ने इसका आंसर दिया है और 30% बच्चा ने सही आंसर दिया, जिसका आंसर है राजस्थान। दूसरा क्वेश्चन है कि टिकुली पेंटिंग कहाँ का प्रसिद्ध कला है? 10 बच्चों ने आंसर दिया और 60% बच्चा मतलब 6 बच्चा ने सही आंसर दिया बिहार। 9 बच्चों ने आंसर दिया है किसका? बिहार में कहाँ पर ड्राई पोर्ट खोला गया है? तो ये पटना जिला के बिहटा में हाल ही में बिहार के बिहटा में ड्राई पोर्ट में किन 2 चावल का निर्यात किया गया है? तो ये कतरनी और मंसूरी दोनों का इसका आंसर हो जाएगा बोथ। 9 बच्चों ने इसका आंसर दिया था, जिसमें 67% बच्चों ने सही आंसर दिया। लुईस ब्रेल दिवस का मनाया जाता है 4 जनवरी को, आज भी हमने पढ़ाया है। 10 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें 8 बच्चों ने सही आंसर दिया। लुईस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को अंतिम मोड़ देते हुए अब 1 घंटा होने को चला है, तो आइए कुछ हम इम्पोर्टेंट सूचना देख लेते हैं। महत्वपूर्ण सूचना क्या है कि यह है अक्टूबर की मैगजीन, ये नवंबर और ये दिसंबर की। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? तो इस टेलीग्राम पर जा कर के सफ़र एजुकेशन आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप इस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी ये सेशन पसंद आया हो तो आप अपने जानने वालों से जो इसका फ़ायदा उठा सकें वहाँ तक शेयर करें कि जानकारी के अभाव में कोई इससे वंचित ना रह पाए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी सेशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।